नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि रेलवे विभाग जग चुका है और ग्रुप डी की क्या कराने जा रहा है, परीक्षा कराने की तैयारी तेजी से कर दिया है। तो साथियों, इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि विज्ञान की एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें विज्ञान के सभी छोटे बड़े क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और पेपर में अच्छे से उसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करके आएंगे। गलत नहीं करना है ना, गलत नहीं करना है। इस सीरीज का यही उद्देश्य है, गलत नहीं करना है चाहे जो हो जाए। तो आप पूरी तरह से इस सीरीज का आनंद लीजिए और वीडियो में शुरू से अंत तक क्या करिए साथियों, बने रहिए, पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए, चीज़ें समझ में आएंगी। आज नहीं तो कल चीज़ें क्या होंगी साथियों, समझ में आएंगी। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको क्या करें, बेहतर समझा सकें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। इसका दूसरा भाग है, पहला भाग कंप्लीट हो चुका है। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप जरूर देख लीजिएगा ना। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा टॉपिक साथियों। दूसरा टॉपिक यानी दूसरा लेक्चर है ये, है ना, दूसरा सेट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते साथियों। ध्यान रहे साथियों ना, जो रातों से जंग लड़ता है ना, वहीं सुबह सूर्य बन के चमकता है। आपको भी क्या करना है साथियों, रात भर मेहनत करना है ना, और इतना मेहनत करना है कि पसीना बहने लगे, तभी मेहनत होगा। ध्यान दीजिए, मम्मी पापा को क्या करना है साथियों, मम्मी पापा का सपना क्या करना है साथियों, पूरा करना है ना। तो ध्यान दीजिए, पूरी शिद्दत से क्लास लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन साथियों शुरू करते हैं आज का। विटामिन क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों कि विटामिन किसे कहते हैं ना। अब देखिए विटामिन, वर्ड आ गया ना, विटामिन क्या होता है, इसकी पूरी जन्म कुंडली अभी देखेंगे ना कि विटामिन क्या होते हैं। पूरी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जिस टॉपिक से संबंधित होंगे उस टॉपिक का क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा कि कुछ भी बचा हो ना, सब बाहर निकल जाए, किसी भी चीज में कोई समस्या उसमें आनी नहीं चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, विटामिन क्या होते हैं। पहला चीज कि विटामिन क्या होते हैं ना, एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा, कॉपी पेन भी ले लीजिए ना, कि कुछ चीजें जो होंगी इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लिया करिए। ध्यान दीजिए, विटामिन से क्या होंगे ना, पहली चीज की ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जनरल भाषा में समझिएगा, जिसमें कार्बन पाया जाएगा ना वो कार्बनिक यौगिक, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो अकार्बनिक यौगिक, है ना। जिसमें कार्बन पाया जाएगा वो क्या होंगे साथियों, कार्बनिक यौगिक। तो देखिए क्या कह रहा है, विटामिन से क्या होते हैं ना, तो क्या होंगे साथियों, कार्बनिक यौगिक। ध्यान दीजिएगा, कैसे यौगिक होंगे साथियों, कार्बनिक यौगिक। अब बात फंसती है कि सर विटामिन की खोज किसने किया और ये कितने होते हैं ना। चलिए साइड में देखते हैं, विटामिन की खोज साथियों किसने किया। ध्यान दीजिएगा, फंक नामक वैज्ञानिक ने ना। ध्यान दीजिएगा, किसने किया साथियों, फंक नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया साथियों, विटामिन का। कितने हैं कुछ देखिए, जनरली देखते हैं ना, कुछ जनरली विटामिन को देख लेते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, है ना, विटामिन सी, और विटामिन क्या है साथियों, विटामिन डी भी है ना, विटामिन ई भी है और विटामिन के भी है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ध्यान दीजिएगा, सबको एक एक करके समझिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सब देखते हैं ना। चलिए पहली बात ये करते हैं ना कि इसका क्या लिख लेते हैं साथियों, इसका क्या लिख लेते हैं साथियों, इसका हम रासायनिक नाम लिख लेते हैं ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, पहले का क्या नाम है साथियों, रेटिनाल, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या नाम है साथियों, रेटिनाल नाम है ना। हाँ, विटामिन ए का नाम रेटिनाल है और इसकी कमी से होने वाला रोग साथियों, हाँ रतौंधी ना। तो कौन सा चीज साथियों, रतौंधी, यानी हाँ रात में ठीक ठाक से ना दिखाई देना ना, यही रतौंधी विटामिन ए की कमी से। अब विटामिन बी का नाम क्या है साथियों, थायमीन। ध्यान दीजिएगा क्या नाम है साथियों, थायमीन, है ना। इससे कौन सा रोग होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बेरी बेरी ना। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग, बेरी बेरी, है ना। विटामिन सी साथियों क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं साथियों, एस्कॉर्बिक अम्ल ना। हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी। ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन सा रोग होता है इसकी कमी से, ध्यान दीजिएगा, कौन सा रोग होता है साथियों, हाँ स्कर्वी रोग होता है ना। ध्यान दीजिएगा, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। हाँ, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी का पहले क्या लिख लेते हैं साथियों, विटामिन डी का क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं ना। क्या हो जाएगा साथियों, कैल्सीफेरॉल ना, कैल्सीफेरॉल, है ना। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है साथियों, विटामिन डी का। कौन सा नाम है, रासायनिक नाम है ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, रिकेट्स। कौन सा होता है, रिकेट्स, यानी क्या साथियों, सूखा रोग ना। हाँ, सूखा रोग हो जाता है किसकी कमी से साथियों, इसी विटामिन डी की कमी से। ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिए, विटामिन ई की कमी से ना साथियों, विटामिन ई। पहले विटामिन ई का क्या लिख लेते साथियों, हाँ क्या लिख लेते, रासायनिक नाम ना, टेकोफेरॉल, है ना, टेकोफेरॉल। ध्यान दीजिएगा, टेकोफेरॉल हो गया साथियों किसका, विटामिन ई का नाम ना। ध्यान दीजिए, टेकोफेरॉल। कौन सा रोग होता है साथियों इससे,
ध्यान दीजिएगा विटामिन ई की कमी से ना साथियों जो ब्लड होता है ना, ध्यान दीजिएगा वो थक्का नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से क्या होगा साथियों, हाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता ना। ये रक्त का क्या करता है साथियों, रक्त का थक्का नहीं बनने देता, कौन साथियों, विटामिन के ना, हाँ विटामिन के रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। अब विटामिन के का क्या नाम है साथियों, रासायनिक नाम लिख लीजिएगा ना, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है साथियों, विटामिन के का रासायनिक नाम लिख लीजिएगा, क्या चीज, हाँ आप लोग अगर ध्यान दीजिए थोड़ा सा समझिएगा चीजों को, क्योंकि समझेंगे नहीं ना तब तक समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि कुछ चीजें देखिए, विटामिन ए क्या हो गया, रेटिनॉल रतौंधी, विटामिन बी थायमिन बेरी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, कौन सी बीमारी होती है साथियों, स्कर्वी, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, है ना, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कौन सा रोग होता है साथियों, सूखा रोग यानी रिकेट्स। और विटामिन ई साथियों टेकोफेरॉल, इससे कौन सा रोग होता है, साथियों ध्यान दीजिएगा, जनन में कमी हो जाएगी ना, हाँ जनन में क्या होगी साथियों, कमी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, जनन में क्या हो जाएगी साथियों, कमी हो जाएगी। और विटामिन के का क्या नाम है साथियों, ध्यान दीजिएगा, फिलोकिनोन, ध्यान दीजिएगा फिलोकिनोन, है ना। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल और विटामिन के साथियों हाँ फिलोकिनोन, है ना। ध्यान दीजिएगा ये चारों पांचों विटामिन जो थे हम आपके सामने रख दिए। खोजकर्ता कौन से साथियों, फंक, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा रोग किससे होता है हम बता दिए। अभी ध्यान से समझिएगा एक पॉइंट कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन पानी में मतलब वसा में घुलनशील है। जल यानी पानी, कौन सा विटामिन पानी में घुलेगा और कौन सा विटामिन हाँ वसा में घुलेगा। तो बी सी देखिए, बी और सी जो विटामिन कौन है साथियों, बी और सी, है ना। बी और सी किसमें साथियों, जल में घुलनशील है, किसमें है, हाँ जल में घुलनशील है। ध्यान दीजिएगा जल में घुलनशील कौन है साथियों, विटामिन बी सी। गई भैंस पानी में ना, गई भैंस पानी में, भैंस से याद रखिएगा बी सी, है ना। गई भैंस पानी में चला गया कौन, विटामिन बी सी। अब बाकी जितने हैं ना सब किसमें घुलनशील है साथियों, वसा में घुलनशील है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते तो साथियों इसका कौन सा आंसर हो गया, कार्बनिक यौगिक। कौन साथियों, विटामिन ना। विटामिन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक। विटामिन की खोज करता फंक, साइड में सभी विटामिन के रासायनिक नाम है और प्लस उससे होने वाले रोग हैं। चलिए बात करते हैं किसका साथियों, प्लेग किससे फैलता है ना। प्लेग एक बीमारी होती है ना साथियों जो किससे फैलता है, ध्यान दीजिएगा, जो किससे फैलता है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है ना। ध्यान दीजिएगा प्लेग क्या है साथियों, जीवाणु से फैलने वाला रोग है। अब जीवाणु से कितने रोग होते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जीवाणु से कितने रोग होते हैं साथियों ना, इस चीज को आप क्या करिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए जीवाणु से होने वाले रोग ना। हाँ जीवाणु में साथियों कौन सा ट्रिक हम लोग पढ़े हैं आज तक, पंडित का टीका क्या है साथियों, हाँ पंडित का टीका न्यू है ना। ध्यान दीजिएगा पंडित का टीका क्या है साथियों, न्यू है। ये ट्रिक वाली सीरीज थी जिसमें हम लोग मानव में होने वाले रोगों को क्या किए थे साथियों, ट्रिक के माध्यम से याद किए थे। नहीं देखे आप वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। चलिए पी से क्या होता है साथियों, प्लेग। ध्यान दीजिएगा पी से होता है प्लेग और डी से होता है साथियों डिप्थीरिया, ध्यान देते रहिए डिप्थीरिया। और त से होता है साथियों तपेदिक, का से होता है साथियों कालाजार और टी से होता है साथियों टिटेनस या फिर टीबी भी ना। ध्यान दीजिएगा दोनों, टीबी यानी क्षय रोग, ध्यान दीजिएगा। और क से होता है साथियों काली खांसी और न्यू से होता है साथियों न्यूमोनिया और है से होता है साथियों क्या, हैजा ना। ध्यान दीजिएगा ट्रिक वाली सीरीज है, आप देख लीजिएगा ना। हाँ फिलहाल यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये किससे सब होने वाले रोग है साथियों, सब किससे हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है ना। प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा ट्रिक था, प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा ट्रिक था, ध्यान दीजिएगा क्या ट्रिक था, पापा काम पे क्या करते हैं साथियों, सोते हैं ना। पापा काम पे क्या करते हैं साथियों, सोते हैं। ध्यान दीजिएगा आगे समझिए, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा ना। तो क्या है साथियों, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, प्लेग है ना। प्लेग किससे फैलता है साथियों, जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला ध्यान दीजिए कौन सा साथियों, सेरीकल्चर संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, ध्यान दीजिएगा सेरीकल्चर, हाँ ध्यान से समझिएगा कौन सा कल्चर साथियों, सेरीकल्चर ना। सेरीकल्चर साथ में लिखते चलिए ना, सेरीकल्चर साथियों ध्यान दीजिएगा रेशम कीट से ना। हाँ रेशम के कीड़े से, ध्यान दीजिएगा
इस पे भी साथियों ट्रिक है ना, रेशम कीट पालन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। और कौन सा साथियों? हाँ, मत्स्य उत्पादन से कौन सा साथियों? हाँ, पीसी कल्चर ना, ध्यान दीजिएगा कौन सा कल्चर साथियों? पीसी कल्चर, मत्स्य उत्पादन है ना। और अंगूर साथियों, ये मत्स्य हो गया। और अंगूर साथियों, अंगूर वीटी कल्चर, ध्यान दीजिएगा वीटी कल्चर, वीटी कल्चर का किससे साथियों? अंगूर उत्पादन है ना, अंगूर उत्पादन वीटी कल्चर। मधुमक्खी साथियों, मधुमक्खी उत्पादन, ध्यान दीजिएगा कौन सा उत्पादन? मधुमक्खी पालन ना, उत्पादन नहीं, मधुमक्खी पालन, ठीक है। किससे होता है साथियों? मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर छापिएगा ना कि मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। अगर नहीं पता है इसका आंसर दिया जाएगा, वीडियो में बने है ना, कुछ चीजें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखते हैं कितनी पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना, थोड़ा समझिएगा। कौन सा साथियों? बीटी कल्चर किससे संबंधित हो गया? अंगूर से। अभी देखिए फ्लोरिकल्चर, कौन सा कल्चर साथियों? फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित होता है? फूलों से ना, फूलों की खेती से, ध्यान देते चलिएगा, फूलों की खेती से साथियों कौन सा? हाँ, फ्लोरिकल्चर। फलों की खेती से साथियों, हाँ, पॉमी कल्चर ना, ऐसे याद रखिएगा। कौन सा साथियों? फलों की खेती। ध्यान दीजिएगा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर साथियों रेशम कीट पालन, पीसी कल्चर मत्स्य उत्पादन, बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती संबंधित है। पॉमीग्रेनेट यानी पॉमीग्रेनेट से याद रखिएगा, पॉमी कल्चर ना किससे संबंधित है साथियों? फलों की खेती से ना। कुछ इंपॉर्टेंट थे हमने लिख दिया ना। हाँ, अगला ध्यान दीजिए, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? लिख लीजिएगा आप लोगों ने, बड़ी समस्या होगा। कौन सा साथियों? एपी कल्चर, ध्यान दीजिएगा कौन सा कल्चर? एपी कल्चर ना। हाँ, इस पे ट्रिक बना है साथियों, आप कर सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। इसका पूरा काम हो गया वहां साइड में। चलिए अगला बात करते हैं साथियों किस पे? हाँ, तो ये बताइए कौन सा सेरीकल्चर साथियों? हाँ, रेशम कीट पालन ना, रेशम कीट पालन। अगला ध्यान दीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? ध्यान दीजिएगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैस उत्तरदायी। पहला काम कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या, समझ लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है साथियों, समझने की कोशिश करिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है ना, समझिएगा। किसी पर देखिए, जब सूरज का प्रकाश आता है ना साथियों विकिरण के फॉर्म में पृथ्वी पे, तो होता क्या है ना, कुछ गैसें ऐसी होती है कि वो आ तो जाता है उनके अंदर, लेकिन बाहर नहीं जा पाता ना, बाहर नहीं जा पाता। होने क्या लगता है उसके साथ, बाहर जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी विकिरण ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है ना, बाहर नहीं जा पाएगा। एनर्जी लेके नीचे तो आ जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। और ऊपर जाने से पहले एनर्जी को कौन सोख लेता है? कुछ गैसें होती है ना, जो उसकी उष्मा को क्या करेंगे, अपने अंदर सोख लेंगी। खुद सोचिएगा, उष्मा सोख लेंगी तो उसके अंदर का तापमान क्या होगा साथियों, बढ़ जाएगा। ऐसे समझिएगा, कैसे समझिएगा, ध्यान समझिएगा कि जैसे मतलब कहीं टेंट टोंट देखेंगे ना लगा हुआ, या फिर कार में बैठ जाएंगे ना, कार में और शीशा क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, धूप में कार खड़ी है, देखेंगे ना अंदर बहुत गर्मी होने लगेगा। अंदर क्या होगा, बहुत गर्मी, क्योंकि शीशे की खिड़कियों से प्रकाश तो अंदर आ जाती है ना, लेकिन जो विकिरण के रूप में उष्मा बाहर जानी चाहिए खिड़की से, वो जा नहीं पाती ना, जाने नहीं देता। कौन सा गैस नहीं जाने देता, वही पूछ रहा है। अब पूछा क्या, ध्यान दीजिए, कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है, मतलब उत्तरदायी कौन होती है, पहले उन गैसों को देख लेते हैं। कौन कौन सी गैसें होती है साथियों? CH4 मीथेन गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल की वाष्प, ध्यान दीजिए जल वाष्प है ना, और CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ध्यान दीजिए ये क्या है साथियों, ये उत्तरदायी वाली गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन गैस, जल वाष्प, CFC है ना, ये सब क्या है, ये सब उत्तरदायी होती हैं। किसके लिए साथियों? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है, CFC होता है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CH4 होता है, ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजन नहीं होता साथियों ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये उत्तरदायी नहीं है ऑक्सीजन ना, बाकी सभी उत्तरदायी वहां लिखे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग भी। अगला ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है साथियों? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है साथियों? हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। किसको साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर। किस फॉर्म में एनर्जी बनती है साथियों? ATP के रूप में बनाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को क्या कहते हैं साथियों? ऊर्जा की मुद्रा।
ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, इसी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। चलिए, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, कोशिका की ऊर्जा घर या कोशिका का ऊर्जा घर। ध्यान दीजिएगा, खोजकर्ता कौन है साथियों, अल्टमैन। जॉर्ज पैलाडे ने क्या खोजा साथियों, राइबोसोम, है ना, राइबोसोम की खोजकर्ता कौन है, जॉर्ज पैलाडे। राइबोसोम क्या होता है साथियों, पैलाडे पार्टिकल। देखिए इसी इन्हीं के नाम पे रखा गया, पैलाडे पार्टिकल। राइबोसोम क्या काम करता है साथियों, कोशिका के अंदर प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण। इसी कारण राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगला ध्यान दीजिए, रॉबर्ट ब्राउन, क्या खोजा इन्होंने साथियों, केंद्रक। किसका, कोशिका का केंद्रक का खोज किसने किया साथियों, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा साथियों, कोशिका का खोज किया, वो भी कौन सी वाली, मृत वाली। कौन से सन में, 1665 ईस्वी में ना। ध्यान दीजिएगा, कौन खोजा साथियों, रॉबर्ट हुक। अगला ध्यान दीजिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा परिवर्तन साथियों, भौतिक परिवर्तन। क्या होता है सुन लीजिए, एक जनरल भाषा में, जो चीजें बदलने के बाद, यानी कोई चीज बदल रहा है, परिवर्तन का मतलब क्या, बदल रहा है, बदलने के बाद फिर वापस आ गया, भौतिक परिवर्तन। अब बदल गया फिर वापस नहीं आ रहा है, कर हम जइबे नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। एक बार जो बदल के फिर चला है ना, वो तो ठीक है, एक बार जो चला गया ना अब फिर वापस नहीं आ रहा है, तो कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, सोचिए काला होता है ना चांदी का बर्तन, किसके कारण साथियों, संक्षारण, जंग लग जाता है ना। संक्षारण क्या होता है, जंग लगना। जंग की जैसे मतलब मूर्छा भाई जो कहते हैं जंग लग गया, है ना। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है साथियों, जंग लगना। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बात बताइएगा, तो ध्यान दीजिए कि लोहे पे अगर जंग लग गया ना, लोहे पे क्या लग गया, जंग लग गया, तो उसका भार बढ़ जाता है कि घट जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना साथियों, जंग लग गया। जंग लगना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। फिर से वो वापस नहीं आएगा जिसमें जंग लग जाएगा। मोमबत्ती का जलना, दुनिया में कौनो चीज जलेगा, सब कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि मोमबत्ती जल के फिर वापस नहीं आएगा। दूध से दही बनना, क्या दूध से दही वापस आ जाएगा साथियों, नहीं आना, दूध से दही भी नहीं वापस आएगा, ये भी कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अगला, पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी घोल दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ेगा क्या, फिर से वापस निकालेंगे, कौन सी विधि से, वाष्पन वाले विधि से। पानी को गर्म करने लगिएगा, चीनी घोल दिए हैं, पानी गर्म करिए, पानी वाष्प बन के क्या होगा साथियों, उड़ जाएगा, चीनी नीचे बैठ जाएगा ना। तो इसे हम अलग कर सकते हैं। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया साथियों, ये कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन साथियों, एक ठोस के सीधे किस में परिवर्तित करना है, गैस में परिवर्तित करना है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यानी ठोस डायरेक्ट किस में बदल रहा है, गैस में। समझिएगा ध्यान से, ठोस डायरेक्ट किस में साथियों चेंज हो रहा है, सीधे गैस में बदल रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर ठोस केवल द्रव में बदले, किसमें साथियों, द्रव में, है ना, या फिर द्रव किस में बदल जाए, ठोस में। देखिए सारे चीजों को बात यही करेंगे ना, सारे चीजों की, द्रव ठोस में बदल जाए, ठोस द्रव में बदल जाए, या ठोस फिर गैस में, या फिर एक और कि द्रव किस में बदल जाए साथियों, गैस में ना। कौन कौन सी प्रक्रिया कहेंगे या कौन कौन सा चीज कहलाएगा। ठोस अगर डायरेक्ट गैस में बदल रहा है ना साथियों, ये क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। ध्यान दीजिएगा क्या कहलाएगा साथियों, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। सब्लिमेशन क्या होता है, जैसे ही ठोस को गर्म करिएगा ना, वो द्रव में नहीं बदलेगा, किसमें बदल जाएगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। कौन कौन से पदार्थ होते हैं, कौन कौन से साथियों ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होता है कपूर, है ना, कपूर, नौसादर और आयोडीन ना। ध्यान दीजिएगा, ये तीन क्या है साथियों, हाँ तीन लिख दे रहे हैं मेन, कपूर, नौसादर और आयोडीन कैसे पदार्थ होते हैं साथियों, ऊर्ध्वपातन पदार्थ। आपसे पेपर में क्या पूछेगा, कौन कौन से ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं ना, तो तीनों याद रखिए, जरूर फंस जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, ठोस से किस में बदलना है साथियों, द्रव में ना, यानी ठोस को जब गर्म करिएगा ना, द्रव में बदल जाएगा। बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, क्या ले लीजिए, बर्फ का टुकड़ा, उसे क्या करिए, गर्म करिए, तुरंत पानी बन जाएगा ना। ध्यान दीजिएगा, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया साथियों क्या कहलाती है, गलनांक कहलाती है। क्या कहलाती है, गलनांक, यानी गलनांक एक प्रकार का क्या है साथियों, ताप है। यह देखिए, यह प्रक्रिया है, ये ताप है। क्या होता है गलनांक, यह निश्चित ताप होता है ना, यह क्या होता है साथियों, निश्चित ताप होता है ना, जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या करता है, पिघलने लगता है ना। गरम करिएगा ठोस को ना, उसके अणु क्या होंगे, दूर दूर भाग जाएंगे, और जैसे दूर भागेंगे द्रव जैसा हो जाएगा। ठीक, अब पानी का गलनांक कितना होता है, मतलब बर्फ का गलनांक साथियों, तो 0 डिग्री सेल्सियस ना। ध्यान दीजिएगा, पानी का गलनांक के मतलब बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए,
द्रव से किस में बदलना है साथियों, ठोस में। द्रव किस में बदल रहा है साथियों, ठोस में। क्या होगा साथियों, ये हिमांक, क्या कहलाएगा, हिमांक, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। द्रव किस में बदल रहा है, ठोस में, यानी पानी को जब ठंडा करिएगा ना, किस में बदल जाएगा, बर्फ का टुकड़ा बन जाएगा ना। अब पानी को कितने डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमाने लगते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए, पूछा हुआ सवाल है कि पानी का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक भी कितना होता है साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, बर्फ का गलनांक ना, हाँ, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ गलता भी है 0 पे और पानी जमता भी है 0 पे। यह किसके कारण होता है ना, यह एक उष्मा होती है। कौन सी उष्मा साथियों, गुप्त उष्मा ना। गुप्त उष्मा के कारण ये होता है। क्या करती है गुप्त उष्मा, समझिएगा, केवल अवस्था बदल देती है ना। ठोस है तो द्रव में, द्रव है तो गैस में, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करती। ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, द्रव किस में बदल रहा है साथियों, गैस में। द्रव किस में बदल रहा है, गैस में। तो क्या हो जाएगा साथियों, वाष्पन प्रक्रिया ना। ध्यान दीजिएगा साथियों, वाष्पन प्रक्रिया क्या होती है ना, वाष्पन प्रक्रिया क्या होती है साथियों, वायुमंडल में क्या करना, जल की बूंदों का वाष्प बन के क्या होना, उड़ जाना ना। कौन सी प्रक्रिया साथियों, वाष्पन प्रक्रिया। ध्यान से समझिएगा, एक संघनन भी होता है। संघनन में क्या होता है साथियों, जस्ट उल्टा ना। क्या होता है साथियों, गैस किस में बदल जाती है साथियों, द्रव की बूंदों में ना। ये क्या हो जाता है साथियों, संघनन। ध्यान दीजिएगा, संघनन प्रक्रिया हो गई। द्रव का गैस में बदलना वाष्पन और गैस का द्रव में बदलना संघनन। वाष्प को ठंडा करिएगा ना, पानी की बूंदों में क्या होगा, बदल जाएगा। देखते हैं, वो ओस पड़ जाता है। ओस, ओस किसके कारण, वही वाष्प जो वायुमंडल में मिल गई, किस प्रक्रिया साथियों, वाष्पन से ना। जैसे ही वाष्प ठंडा होगी ना, छोटी छोटी बूंदों में क्या होगी, बदल जाएगी और नीचे गुरुत्वाकर्षण उसको क्या करेगा, खींच देगा। ओस पड़ गया। ओस किससे पड़ गया साथियों, संघनन से ना। हाँ, एक चीज पूछता है कि जो मटके का पानी होता है ना, जो मटके का पानी होता है, ये किस प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है। ध्यान दीजिएगा, किस प्रक्रिया के कारण साथियों ठंडा होता है, वाष्पन प्रक्रिया। नोट करके लिख लीजिएगा ना, मटके का पानी वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है साथियों, ठंडा होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन का साथियों क्या आंसर हो गया, ऊर्ध्वपातन। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक चीज गलत हुआ है ना। एक चीज क्या गलत हुआ है साथियों, ध्यान से समझिएगा। चीजें गलत हुई हैं केवल कंफ्यूजन में ना। हाँ, चीजें गलत हुई हैं केवल किसमें, कंफ्यूजन में। क्या था, एक क्वेश्चन था, क्या था ना, कि प्लेग किससे, किसके कारण होता है ना। सही बात है, किसके कारण होता है साथियों, हाँ, किसके कारण होता है साथियों, जीवाणु के कारण ना। ध्यान दीजिएगा, जीवाणु के कारण होता है ना। ध्यान दीजिएगा, किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण ना। जीवाणु यानी साथियों क्या चीज, बैक्टीरिया ना। बैक्टीरिया के कारण होता है ना। ध्यान समझिएगा। और इसका हम ट्रिक क्या बताया था आपको, ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या बताया गया था प्लेग के लिए, पंडित का टीका। ध्यान दीजिएगा, पंडित का टीका न्यू है ना। हाँ, थोड़ा समझिएगा, कंफ्यूजन कहाँ हुई थी, थोड़ा समझ लीजिएगा। ये जो प से होता है ना, ये तो होगा ही करता है प्लेग। ध्यान दीजिएगा। हाई डी से क्या होता है साथियों, डिप्थीरिया है ना, डिप्थीरिया होता है। ध्यान से समझिएगा। हाई तो से क्या होता है साथियों, तपेदिक होता है ना। ध्यान दीजिएगा। हाई का से क्या होती है साथियों, काली खांसी ना, काली खांसी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, काली खांसी होती है। और का से हम क्या बताए थे, जो टीका, टी से क्या होता है साथियों, टीटनस होता है ना। टी से क्या होता है साथियों, टीटनस और टीबी दोनों ना। ध्यान दीजिएगा, टी से टीटनस और टीबी दोनों होता है। टीबी मतलब साथियों है क्षय रोग ना, क्षय रोग, जिसमें फेफड़ा क्या होता है, खराब हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, टीटनस हो गया। हाई का से साथियों कालरा होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजन था। का से क्या होता है साथियों, कालरा। और हम क्या बता दिए, कालाजार। कालाजार साथियों किससे होता है, प्रोटोजोआ से। थोड़ी सी समस्या थी, ध्यान दीजिएगा। का से क्या होता है साथियों, कालरा। और न्यू से होता है साथियों न्यूमोनिया। और है से होता है साथियों हैजा। चलिए, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। होता है कभी कभी ना, गर्मी इतनी है कि दिमाग वैसे भी काम करना क्या करता है, बंद कर देता है। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने वाला सोडा है ना, क्या कहेंगे इसको साथियों, ध्यान दीजिएगा, हम सब बता रहे हैं, समझते चलिएगा। धोने वाला सोडा है ना, समझिएगा। पहला वाली चीज को देखते हैं कि पहला क्या है। पहला क्या है साथियों, कास्टिक सोडा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है साथियों, कास्टिक सोडा। इसको क्या कहते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है साथियों, एक क्षार है ना, प्रबल क्षार है। अगला ध्यान दीजिएगा,
Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या है साथियों, सोडियम कार्बोनेट। और यह साथियों धोने का सोडा, ध्यान दीजिएगा, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट क्या है साथियों, धोने का सोडा। भाई आगे वाला देखिएगा, ये साथियों क्या है, ये बेकिंग सोडा है ना, खाने का सोडा या बनाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है साथियों, NaHCO3। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या है साथियों, हाँ बुझा हुआ चूना, क्या है साथियों, बुझा हुआ चूना ना, बुझा हुआ चूने का सूत्र है क्या, CaOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि बिना बुझा हुए चूने का सूत्र बताइए, कौन सा साथियों, बिना बुझा हुआ है ना, बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान दीजिएगा, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है साथियों, कैल्शियम ऑक्साइड ना, बिना बुझा हुआ चूना क्या है साथियों, कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, और बुझा हुआ चूना क्या है साथियों, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो कौन सा हो गया साथियों, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र, हाँ धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र कौन सा हो गया साथियों, धोने के सोडा का Na2CO3, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, डायनमो क्या बदलता है साथियों, डायनमो क्या चीज बदलता है, यानी डायनमो में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है। पहला काम कि डायनमो क्या होता है समझ लीजिए, है ना, डायनमो को जनरेटर समझ सकते हैं ना, जहाँ डायनमो क्या करता है साथियों, विद्युत पैदा करता है ना, तो विद्युत ऊर्जा देता है। सोचिए देता क्या है वो विद्युत ऊर्जा, वो लेता क्या होगा साथियों, यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ दीजिएगा ना, ध्यान दीजिए, यांत्रिक ऊर्जा साथियों, हाँ यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, हाँ स्थितिज ऊर्जा और प्लस प्लस साथियों प्लस गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, प्लस कौन सी ऊर्जा साथियों, गतिज ऊर्जा ना, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है साथियों, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, mgh, और गतिज ऊर्जा का हाफ mv²। जी क्या है साथियों, गुरुत्वीय त्वरण, मान कितना होता है पृथ्वी की सतह पे, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करिएगा, छाप दीजिएगा ना कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है पृथ्वी की सतह पर। चलिए अगला ध्यान दीजिए, तो कौन सी ऊर्जा साथियों, डायनमो कौन सी ऊर्जा बदलता है, ध्यान दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो क्या करता है साथियों, बदलता है। ध्यान दीजिएगा, डायनमो या फिर जनरेटर दोनों यही काम करते हैं। पहला देखिए, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल रहा है, कौन बदलता है साथियों, ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर ना, हाँ ट्रांसफार्मर क्या करता है साथियों, वोल्टेज बदलता है ना, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में ना, ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज में परिवर्तन करता है। चलिए अगला, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलना है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा में। जस्ट उल्टा, विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक। मोटर देखें, मोटर, मोटर को लाइट दीजिएगा ना तब चलेगा, लाइट दे दिया ना तो हो गया विद्युत ऊर्जा, चलने लगा ना वह हो गया यांत्रिक ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो गया साथियों, मोटर, मोटर क्या हो जाएगा, हाँ मोटर क्या करेगा साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला देखिए, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, हीटर चलाते हैं ना जाड़े में हीटर चलाते क्या करते हैं, विद्युत देते हैं ना, अब किसमें बदल देता है, उष्मा में, गर्मी लगता है देने, तो क्या हो जाएगा साथियों, विद्युत हीटर ना, विद्युत हीटर क्या काम करता है साथियों, विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। अगला ध्यान दीजिए, किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता हमसे क्या कर रहा है साथियों, पूछ रहा है ना, लेकिन क्या दे रखा है, फोकस दूरी दिया है। एक फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा ना, एक फार्मूला होता है, क्या होता है साथियों, लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर 1/के, ध्यान दीजिएगा, 1/के फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा क्या होता है साथियों, 1/के फोकस दूरी, लेकिन कब, जब, ध्यान देते रहिएगा, जब f मीटर में हो ना, जब f मीटर में हो, यानी फोकस दूरी कब हो साथियों, जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में, तब ये फार्मूला काम करेगा। और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगा ना, तो इसी को 100/के क्या कर लीजिएगा, फोकस दूरी ना, 100/के फोकस दूरी। ध्यान दीजिएगा, कब साथियों, जब f सेंटीमीटर में हो। ध्यान दीजिएगा, जब f किसमें होगा साथियों, सेंटीमीटर में ना, हाँ तो क्या होगा साथियों, 100/के f होगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमारा क्या टारगेट है साथियों, देखिए f किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो यानी क्या कर देंगे साथियों, 100/के 10, 100/के क्या कर देंगे 10। ध्यान दीजिए, साइड में क्या करेंगे साथियों, हाँ क्या निकालना हमें, क्षमता निकालना है ना, क्षमता को किसे लिखते हैं साथियों, p से, किसे लिखते हैं, p से, पावर, पावर माने क्षमता,
अब क्या होता है साथियों, एक मतलब सेंटीमीटर में 100 बटे के कितना एफ, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में 100 बटे एफ। अब फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं, तो 100 रहने दीजिएगा, फोकस दूरी को 10 लिख दीजिएगा। 10 से क्या करिएगा, 100 को भाग देंगे ना, तो कितनी बार में कट जाएगा साथियों, 10 बार में। अब ध्यान दीजिए चूंकि यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ क्या लिख लीजिएगा, प्लस, है ना। प्लस कौन से लेंस के लिए होता है साथियों, उत्तल लेंस के लिए ना। तो कितना डायोप्टर हो जाएगा साथियों, 10 डायोप्टर। क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या क्या बन सकता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डी फॉर डायोप्टर, है ना। अब उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है अगर पूछ देता तो उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में और उत्तल लेंस की क्षमता माइनस में। और ध्यान दीजिए तो कितना आंसर आया साथियों, प्लस 10 डायोप्टर। तो प्लस 10 डायोप्टर कौन सा वाला है, ये वाला है ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ना कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ध्यान दीजिएगा कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी गर्मी है, थोड़ा आप भी कोऑपरेट करिए। हम बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए क्या करते हैं साथियों, बनाते हैं ना। बहुत गर्मी देखिए, बार बार क्या करते रहते हैं, पसीना पोंछते रहते हैं ना। थोड़ा समझिएगा चीजें, जो दिक्कत समझ में आती है कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, पूछ लिया करिए ना। कुछ कंफ्यूजन हो पूछिए, उसका जवाब क्या किया जाएगा, दिया जाएगा ना। हो सकता है कहीं कुछ गलती हो रही हो, आप जरूर उसको क्या करिए, बताइए ना, तभी गलती को क्या किया जाएगा, दूर किया जाएगा। तो साथियों मिलेंगे अगले वीडियो में ना, तब तक के लिए धन्यवाद।